अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। मैं अब आपको इंशाल्लाह डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पर पढ़ाऊँगी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डायरिया को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, डायरिया क्या होता है? डायरिया ना लूज़ मोशन को कहते हैं। जब आप बार बार वॉशरूम जा रहे होते हैं, ठीक है, उसको डायरिया कहते हैं। हम डायरिया में इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डायरिया होता क्यों है, हमने ये पढ़ना है। देखें स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करना। ये इंटेस्टाइन का काम था ना, ये सारे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का खास तौर पर क्या काम था, वाटर की एब्जॉर्प्शन करना। अब बॉडी सपोज कर लो इंटेस्टाइन का कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई भी और वजह हो सकती है, या आपने कोई ऐसी दवाइयाँ खाई, कोई मेडिकेशन भी कुछ ऐसी होती हैं जो जाके लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन को जिन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। अब जब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिस तरीके से उन्होंने काम करना था वो उस तरीके से काम नहीं करेंगी। इंटेस्टाइन का क्या काम था, वाटर एब्जॉर्प्शन करना, वो वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगी। जब वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि पानी का, ये देखें, अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे करके लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर है, सारा ये पानी के मॉलिक्यूल हैं। पानी के मॉलिक्यूल ने क्या करना है, यहाँ से इधर ब्लड वेसल्स होती हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाना है, ठीक है, और उन ब्लड वेसल्स के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाना है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना है, ठीक। इसको एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है। अगर इंटेस्टाइन का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया तो जिस तरह वाटर की एब्जॉर्प्शन होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं होएगी। जब पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सारा पानी इंटेस्टाइन में रह जाएगा। जब पानी इंटेस्टाइन में रह जाएगा तो खुद ही सोचें, आपके जो स्टूल होंगे, जो आपका वेस्ट मटीरियल होगा, जो आपके फीसिस होंगे, वो पतले पतले आएंगे आपको ना, सॉलिड वेस्ट मटेरियल नहीं होगा। आपके फीसिस सॉलिड नहीं होंगे क्योंकि अब उनमें पानी बहुत ज़्यादा शामिल हो चुका है, तो अब वो लिक्विड आपको आएंगे। तो यही चीज़ वो कह रहा है, डायरिया क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट, बार बार आपको स्टूल्स आ रहे हैं। स्टूल्स मतलब फीसिस, वेस्ट मटेरियल, लूज़ और वाटरी स्टूल्स आ रहे हैं आपको, ठीक है। लूज स्टूल्स, वाटरी स्टूल्स आ रहे हैं। नॉर्मली स्टूल्स वाटरी नहीं होते। कैसे होते हैं? नॉर्मली जो स्टूल्स होते हैं वो ऐसे सही फॉर्म्ड होते हैं, बने हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन इधर वाटरी स्टूल्स आ रहे हैं आपको, बार बार आ रहे हैं। इसको डायरिया कहते हैं, ठीक है, उर्दू में इसहाल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डायरिया क्या होता है? इससे डिहाइड्रेशन होती है। जाहिर सी बात है, खुद ही सोचें, जब आपका सारा वाटर लॉस्ट हो जाएगा, नॉर्मली क्या होना था, आपका जो इंटेस्टाइन थी, जी स्टूडेंट, ये मैं आपका एक लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, कोलोन का, ठीक है। आपको पता है कोलोन में क्या होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। मान लो छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे यहाँ पे इन्होंने एब्जॉर्ब होना था, ब्लड के अंदर चले जाना था। अब क्या हुआ, जब ये सारा पानी जब एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, तो सारा यहाँ से वेस्ट मटेरियल के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो पानी सारा लॉस्ट हो जा रहा है बॉडी से, बॉडी के अंदर पानी की कमी हुई जा रही है, ऐसे ही है ना। तो इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब है, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन हाइड्रा, हाइड्रा मतलब वाटर, ठीक है। डी का मतलब होता है रिमूवल, बॉडी से निकली जा रहा है। हाइड्रेशन मीन हाइड्रा, हाइड्रा मतलब पानी, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ वाटर, बॉडी से पानी निकली जा रहा है, सारा पानी बॉडी से एलिमिनेट हुई जा रहा है, ज़ाया हुई जा रहा है हमारा। ये ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा, और एल्डरली, अगर डायरिया हो जाए ना, लूज स्टूल हो जाए, आपको लूज मोशन लग जाए, तो बच्चों के अंदर बहुत खतरनाक है, और बूढ़े लोगों के अंदर, क्योंकि उनके अंदर ना डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक हो गया। तो पता कैसे लगता है एक पेशेंट को डायरिया हो गया है? साइन और सिम्टम। साइन वो होते हैं और सिम्टम में क्या फ़र्क होता है? साइन जो डॉक्टर देख के बताता है, ठीक है। जिस तरह अगर मेरे पास कोई पेशेंट डायरिया वाला आता है तो मैं उसको देख के क्या बताऊँगी, मुझे क्या नज़र आ रहा होगा। अब मुझे ये तो नज़र नहीं आ रहा ना कि उसको मोशन हुए हुए हैं, ये तो मुझे कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। मुझे नज़र आ रहा है कि पानी की शदीद कमी होने की वजह से उसके होंठ इतने ज़्यादा सूखे हुए हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं देखूँगी उसकी आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ धंसी हुई होंगी, ज़ुबान खुश्क हुई होगी, ऐसे ही होगा ना। तो ये सारी चीज़ें मुझे, और वो बेचारा पेशेंट जो होगा वो ऐसे निढाल हुआ होगा, ऐसे डिहाइड्रेशन के ये साइंस होंगे जो मुझे नज़र आ रहे होंगे। ये साइंस होते हैं। सिम्टम वो होते हैं जो आके पेशेंट आपको बताता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये हुआ, मुझे क्या हुआ, मोशन लगे, अब मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, मुझे निढाल महसूस हो रहा है, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो जो चीज़ें पेशेंट आपको आके बताता है वो सिम्टम्स होते हैं, और साइंस वो होता है जो डॉक्टर देख के बता रहा होता है। तो ये साइन और सिम्टम में फ़र्क होता है। याद कैसे करना है? पी से पेशेंट, है ना। तो जो पेशेंट आपको बता रहा है वो सिम्टम्स है, साइंस में थोड़ा पी आ रहा है, ठीक हो गया। अब पेशेंट आपको, इसमें डायरिया में क्या होगा, आप देखेंगे पेशेंट के पेट में दर्द के मरोड़ उठ रहे होते हैं, क्रैम्प ऐसी दर्द होती है जिसमें दर्द के मरोड़ उठते हैं, दर्द हुई फिर नहीं हुई, हुई फिर नहीं हुई, इस तरह दर्द मरोड़ों में जो आ रही होती है ना, उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स कहते हैं। और पेशेंट को ब्लोटिंग का मतलब है पेट में शदीद गैस हो रही होगी उसके, एंड डिहाइड्रेशन। तो आपको पता है सारा पानी जब बॉडी से लॉस्ट हुई जा रहा है तो डिहाइड्रेशन चल रही है, बॉडी के अंदर पानी की कमी चल रही है। अब जब डिहाइड्रेशन होती है तो उससे आपको शदीद प्यास लगती है, आपका मुंह खुश्क हो जाता है और डार्क यूरिन आता है। देखा होगा आपने, जब आपका
सर्दियों में खासतौर पर जब कम पानी पीते हैं ना, तो आपका जो यूरिन होता है वो बहुत येलो कलर का आ रहा होता है, शदीद येलो कलर का, ऐसे ही होता है ना। तो डिहाइड्रेशन में भी तो बॉडी की में पानी की कमी चल रही है ना, तो जो यूरिन आएगा वो शदीद येलो कलर का आ रहा होगा। तो इस तरीके से डायरिया का आपको पता लगेगा। वजह क्या है, होता क्यों है डायरिया? कोई इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरस इन्फेक्शन हो गया, या कोई पेट में कीड़े वगैरह, कोई पैरासाइट वगैरह की वजह से इन्फेक्शन हो गया। अब होता क्यों है डायरिया? देखें, जब फॉर एग्जांपल ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है एक तरीका, ये देखें, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन है। मान लो यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया आ गया। अब बॉडी चाह रही है कि जो बैक्टीरिया इसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो बॉडी इस बैक्टीरिया को क्या, बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या करेगी? ठीक है, बॉडी ना डायरिया करवा देगी। डायरिया में जब आपको बार बार मोशन आएंगे, बार बार वॉशरूम जाओगे, तो ये उस तरह क्या होगा, इस बॉडी, ये जो बैक्टीरिया है ना, ये बॉडी से आपके बाहर एलिमिनेट होते जा रहे हैं। तो ये बॉडी का एक इंसान को, मतलब हमारी बॉडी ना खुद ही डॉक्टर होती है। देखें, ये जो बैक्टीरिया जैसे ही आपके बॉडी के अंदर आया ना, तो बॉडी ने क्या किया, डायरिया करवा दिया। डायरिया में क्या होता है कि पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। जब पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी पेट में, जब पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, वो क्या, पेरिस्टाल्सिस क्या होती है, वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ना। तो जब कॉन्ट्रैक्शन की वेव बार बार आ रही होती है, तो जिसकी वजह से पेट में दर्द हो रही होती है, और क्या किया जा रहा होता है, इस बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही होती है। तो ये काम चल रहा होता है, इसलिए डायरिया होता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल, लेकिन ज़्यादा डायरिया भी होना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे आपको पता है डिहाइड्रेशन हो रही है, आपकी बॉडी का सारा वाटर लॉस्ट हुई जा रहा है, और खाली पानी नहीं निकल रहा, पानी के अंदर आपके इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स, सोडियम, पोटाशियम, सारे वो भी बॉडी से निकली जा रहे हैं, ठीक है। फूड एलर्जी, बाजू का कुछ लोग होते हैं जिनको ना किसी फूड से एलर्जी होती है, लाइक उनको गंदम से एलर्जी है और उन्होंने गंदम खा ली, तो उनको फिर डायरिया हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेस, बाजू का आप शदीद पेपर से पहले आपने नोट किया होगा, कोई बोर्ड का पेपर हो, कोई इंपॉर्टेंट ज़िंदगी में पेपर हो ना, तो डायरिया हो जाता है आपको। उसको साइकोजेनिक डायरिया कहते हैं, मतलब ना उस, क्योंकि ब्रेन और जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपने जैसे ही आपको सोचे जा रहे हो मेरा पेपर तो नहीं कैसा होगा, तो शदीद बार बार आप वॉशरूम जा रहे होते हो, तो उसको भी डायरिया, उसको साइकोजेनिक डायरिया कहते हैं, ठीक है। बाज़ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स, उनको इस्तेमाल करने से भी आपको डायरिया हो जाता है। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जिन्होंने बैक्टीरिया को किल करना होता है। वायरस को नहीं मारती हैं दवाइयाँ, पैरासाइट्स को नहीं मारती ये, ठीक है। कुछ पैरासाइट्स को भी किल कर देती हैं, लेकिन वायरस के लिए कभी भी आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करते। एंटीबायोटिक आप हमेशा बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक हो गया। अच्छा, क्या क्या वजूहत है डायरिया की? इन्फेक्शन, एलर्जी, कोई स्ट्रेस, कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है? डायरिया हो गया, अब क्या करें? यही है कि डिहाइड्रेशन हुई है, सारा पानी बॉडी से ख़त्म हुई जा रहा है, लॉस्ट हुई जा रहा है। तो उस पानी को रिप्लेस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड्स लें, ठीक है। और ख़ाली पानी नहीं पीना, क्योंकि खाली बॉडी से पानी एलिमिनेट नहीं हो रहा, पानी के अंदर आपके इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपने ORS लेना है, ठीक है। तो डायरिया जैसे ही आपको, आपके घर में बच्चों को या किसी कोई बुज़ुर्ग है घर में, उसको डायरिया हो जाता है, तो आपने फ़ौरन उसको कहना ORS ले। मतलब दो लूज़ मोशन आ गए हैं, 3 आ गए हैं, तो फ़ौरन आपने उसको ORS देना है, ठीक है। या वो कहते, और साथ में आपने क्या करना है, सॉफ्ट डाइट, कोई नरम गज़ा खाने, कोई दलिया खा लें, कोई नरम गज़ा, दही खा लें, तो नरम गज़ा खानी है, ठीक है। यूजिंग एंटी डायरियल मेडिकेशन, आपने डायरिया है तो डायरिया के लिए जो मेडिकेशन इस्तेमाल करेंगे एंटी डायरियल, एंटी मीन्स अगेंस्ट, जो अगेंस्ट डायरिया होंगी, जो डायरिया को स्टॉप करेंगी, ठीक है। वो कहते हैं कि, और अगर आपको डायरिया कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी, तो आप एंटीबायोटिक्स लें। और अदर ट्रीटमेंट, या अगर स्पीयर डायरिया हो गया तो फिर अदर ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, ठीक हो गया, सही हो गया। अब वो कहते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का ये मतलब है कि अभी डायरिया हुआ नहीं है, लेकिन उससे बचना चाहती हूँ मैं कि मुझे मुस्तकबिल में हो ना जाए, तो उसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। ट्रीटमेंट तो ये था ना कि डायरिया उसको हो गया है, तो तब हमने जो इलाज किया वो ट्रीटमेंट है। लेकिन प्रिवेंशन का मतलब है कि अभी मुझे डायरिया नहीं हुआ, मैं पहले से ही एहतियाती तदाबीर अपनाना चाहती हूँ कि मेरे में वो डायरिया ना हो, मुझे वो डायरिया ना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या क्या करूँ? वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, बार बार आपने रेगुलरली बाकायदगी से हाथ धोने हैं, वॉशरूम से आने के बाद, खाना खाने से पहले, ख़ासतौर पर वो कहते हैं बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले, एंड आफ्टर यूजिंग बाथरूम, और बाथरूम धोने के बाद आपने अच्छे से हाथ धोने हैं, ठीक है। अवॉइडिंग कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, आपने गंदा पानी नहीं पीना और गंदा खाना नहीं खाना, ठीक है। बाहर का, बाज़ार का, कहीं से आपको लग रहा है अनहाइजीनिक है, मक्खियाँ बैठी जा रही हैं, ठीक है, तो वहाँ का गंदा खाना नहीं खाना, क्योंकि खाना गंदा खाएंगे, गंदा पानी पिएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन की वजह से डायरिया होता है, आपको पता है। अवॉइड स्ट्रेस, इनफैक्ट डायरिया की वजह स्ट्रेस थी ना, तो स्ट्रेस को अवॉइड करें, कोशिश करें, ठीक है। अल्लाह ताला पे तवक्कल करें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, तो स्ट्रेस खुद ही आपका ज़िंदगी से जाता रहेगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, अच्छा ये बिल्कुल डायरिया का अपोजिट है। डायरिया में क्या था, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था, लूज़ मोशन आ रहे थे, यहाँ पे मोशन ही नहीं आ रहा कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज़, ठीक है। ये कंडीशन होती है जिसमें बॉडी से मोशन ही नहीं आ रहा, मतलब वो जो वेस्ट मटीरियल है, जो आपका फीसिस है, जो आपका स्टूल है, वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होना, खारिज नहीं हो रहा,
ठीक है, फ्रॉम द बॉडी से एट रेगुलर इंटरवल, जो एक रेगुलर इंटरवल। अच्छा, नॉर्मली आपको ना एक हफ्ते में 3 बार ये स्टूल पास हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको फीसेस बॉडी से आपको एलिमिनेट करने चाहिए एक हफ्ते में 3 बार, एक हफ्ते में, ठीक है। लेकिन अगर एक हफ्ते में 3 बार से भी कम आपको स्टूल आ रहा है ना, तो तब आप उसको कब्ज़ कहते हैं, ठीक हो गया। तो एट रेगुलर इंटरवल, वो कहता है एक रेगुलर इंटरवल पे जब आपको स्टूल पास एक हफ्ते में, मान लो 3 दफ़ा से कम टाइम, मान लो एक बार सिर्फ एक हफ्ते में आपने स्टूल पास किया है, 2 बार किया है, तो इसका मतलब आपको कब्ज़ है। नॉर्मली आपको 3 बार पास करना चाहिए स्टूल, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ है जिसमें फीसिस को आप बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। आप खुद ही सोचें फीसिस बॉडी से क्यों एलिमिनेट नहीं हो रहे। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये, और लार्ज इंटेस्टाइन से मैंने आपको बताया था वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर के मॉलिक्यूल है। अब कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो गया, एक्सेस। डायरिया में तो ये था ना, पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया। अब जब सारा पानी आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यहाँ पे पानी बहुत कम बचेगा। जब पानी बहुत शदीद किस्म का कम बचेगा ना, तो यहाँ पे जो आपका स्टूल है, जो आपका वेस्ट मटेरियल है जिसको आप फीसिस कहते हैं, वो आगे पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनको भी आगे पास होने के लिए ना थोड़ा पानी चाहिए होता है। ऐसी बात है, खुद ही सोचे ना, पानी होगा तो थोड़ा स्लिपरी इन्वायरमेंट होगा, तो थोड़ा ये फीसिस आगे की तरफ पास होगा। तो अगर शदीद सारा ही पानी एब्जॉर्ब हो गया, पानी की शदीद, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसने सारा ही पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। नॉर्मली थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे छोड़ देना चाहिए ताकि फीसिस आराम से आगे पास हो जाए, ठीक है। तो इसलिए वो उस केस में आपको कब्ज़ होती है। तो ठीक हो गया। तो वो कहते हैं साइन और सिम्टम्स के कैसे पता लगेगा कि आपको कब्ज़ हो गई है। आपको बावल मूवमेंट्स का यही मतलब है कि ये जो अपने स्टूल या फीसिस पास करने होते हैं ना, वो आप ना सही तरीके से पास नहीं कर पा रहे, डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए, या इनफ्रीक्वेंट है, मतलब जितने टाइम में आपको पास करने चाहिए थे उतने टाइम में नहीं कर पा रहे। जिस तरह के वो कह रहा है कि लेस दैन 3 टाइम्स अ वीक, एक हफ्ते में 3 बार आपको स्टूल पास कर देना चाहिए। लेकिन अगर लेस दैन 3 टाइम्स, एक हफ्ते में 3 बार से कम बार आपने पास किया है ना, तो आपको कब्ज़ है, ठीक है। या आपको इस केस में आपको कैसे पता लगेगा, आपको हार्ड स्टूल आ रहा है, मतलब स्टूल पास ही नहीं हो रहा, आप शदीद कोशिश कर रहे हो, ड्राई स्टूल है, ठीक है, या पेट में शदीद किस्म का डिस्कम्फर्ट है, बेचैनी है, इधर भी ब्लोटिंग आ जाती है, ब्लोटिंग इधर भी ब्लोटिंग है, इधर भी ब्लोटिंग है। ब्लोटिंग का मतलब है पेट में गैस हो जाना, ठीक है। अब वजह क्या है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की वजह क्या होती है, क्यों कब्ज़ होती है। अब लैक ऑफ फाइबर इन डाइट, जब आप डाइट में फ़ाइबर नहीं ले रहे। फ़ाइबर क्या होता है, ये आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मौजूद होता है फ़ाइबर, ठीक है। तो अगर आप फ़ाइबर कम लेते हो ना, तो इससे कब्ज़ हो जाती है। तो इसलिए फल और सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि फ़ाइबर जो होता है ना, ये स्टूल को नरम करता है, स्टूल को सॉफ्ट करता है। तो खुद ही सोचें, जब ये आपका स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा तो ये आराम से बाहर पास आउट हो जाएगा ना। यही अगर हार्ड हुआ तो नहीं पास आउट होगा बाहर, लेकिन यही अगर नरम हो गया तो नरम कौन करेगा, फ़ाइबर करेगा। तो इसलिए आपने डाइट में फ़ाइबर ज़रूर खाने हैं। फ़ाइबर मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दलिया, ये चीज़ें, ठीक है। डिहाइड्रेशन जो होती है, अच्छा जिस तरह केला कह रही हूँ, सेब के छिलके आपने उतार के नहीं खाने, छिलके समेत खाना है, क्योंकि छिलकों में फ़ाइबर होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन, वो कहता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से जब बॉडी के अंदर शदीद पानी की कमी हो रही है, पानी नहीं है, तो बॉडी चाह रही है, पहले ही बॉडी के अंदर पानी की कमी है, तो यहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल है उन सबको अब्जॉर्ब करवा लो, कोई पानी छोड़ना, सारा पानी अब्जॉर्ब करवा लो, क्योंकि पहले ही बॉडी के अंदर पानी की कमी चल रही है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कोई पानी बचेगा नहीं, जिसकी वजह से आपका स्टूल पास होने में आपको मुश्किल पेश आएगी और आपको कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जब आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो एक्सरसाइज करने से जब आपकी बॉडी की मूवमेंट होगी ना, तो आपकी इंटेस्टाइन की मूवमेंट भी सही हो पाएगी। तो जब ये जो इंटेस्टाइन है, बॉडी मूव एक्सरसाइज वगैरह करोगे, बॉडी की मूवमेंट होगी, तो इंटेस्टाइन की भी सही तरीके से मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से आपका जो स्टूल है वो आराम से आगे पास आउट होता जाएगा, ठीक हो गया। तो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है आपको कब्ज़ का मसला हो, या कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं लाइक पेन किलर ज़्यादा खाने से भी इंसान को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आयरन सप्लीमेंट, वो लोग जिनकी HP कम होती है, ठीक है, वो लोग आयरन सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट में उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है। या डायबिटीज़, शुगर एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपका जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज़ करनी, ठीक है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर भी अक्सर कब्ज़ की शिकायत रहती है, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट, तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है कि वो अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करें, शुगर कंट्रोल रखें। ट्रीटमेंट अब कब्ज़ का क्या होता है, वही बात कि अगर फ़ाइबर की कमी की वजह चल रही है, वजह क्या, अगर फ़ाइबर की कमी है तो फ़ाइबर आप अपनी डाइट में लें। फ़ाइबर कहाँ पे आपको मिलेंगे, फ्रूट्स में मिलेंगे, वेजिटेबल्स में मिलेंगे। होल ग्रेन से मुराद होता है ये जो आपका गंदम वगैरह होता है, ठीक हो गया।
ये जो आपकी रोटी वगैरह होती है, जो आपकी ब्राउन ब्रेड होती है, इनमें होल ग्रेन होता है, ठीक है। अच्छा, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए आप, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं, अगर कॉन्स्टिपेशन हुई है, क्यों, कॉन्स्टिपेशन की वजह क्या थी, डिहाइड्रेशन थी ना, पानी की कमी, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी लें, ये वही बात। और आपने वजह देखनी है, वजह क्या है, जो वजह है उस वजह को ट्रीट करते जाएं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कम पेशेंट कर रहा है तो उसको कहीं रेगुलर एक्सरसाइज करे। वो कुछ मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, पेन किलर, आयरन सप्लीमेंट, उसको वो दवाइयाँ लेना छोड़ दे, या वो दवाइयाँ कम डोज में ले, ठीक है। या अगर ज़्यादा ही शदीद किस्म की कब्ज़ है तो हमारे पास दवाइयाँ होती हैं कुछ, जिनको लैक्सेटिव्स कहते हैं, वो डॉक्टर जो होते हैं वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे वो स्टूल पास आउट कर लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपने बॉडी से स्टूल पास आउट ना किया तो आप खुद ही सोचें इस फीसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, बैक्टीरिया इतने ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हैं ना इस फीसिस के अंदर, कौन सा अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, तो इनको बॉडी से निकालना ज़रूरी है। तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, ठीक है। प्रिवेंशन वो कहता है कि क्या है, मतलब पेशेंट को कब्ज़ हुई नहीं है लेकिन कब्ज़ ना हो, उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या इकदाम कर सकते हैं, एहतियाती तदाबीर क्या अपना सकते हैं। ये अपना सकते हैं कि अब हाई फाइबर डाइट खाते रहें, इससे आपको कब्ज़ नहीं होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहें, जूसेस लेते रहें, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अल्सर क्या होता है, अल्सर को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जी स्टूडेंट, अल्सर ये होते हैं जिस तरह के, कभी आपने देखा होगा कि आपकी स्किन के ऊपर कट लग जाए तो वहाँ पे ज़ख़म बन जाता है, उसको, है ना, उसको वुंड कहते हैं, वुंड मतलब ज़ख़म बनना। तो इसी तरीके से जब आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ज़ख़म बन जाता है ना, उसको हम अल्सर कहते हैं। क्या मतलब? जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जिस तरह की आपका स्टमक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो स्टमक है ना, इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको म्यूकोसा कहते हैं, याद है ना आपको, अंदर वाली लेयर को म्यूकोसा कहते हैं। फिर सब म्यूकोसा है, फिर मसल्स की लेयर आ जाती है, फिर एपिथेलियम की लेयर आ जाती है, ऐसे ही होता है ना। तो ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना, म्यूकोसा, ये भी एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। तो जब ये सबसे अंदर वाली लेयर, मान लो मैं म्यूकोसा बना रही हूँ, जब ये अंदर से ख़त्म हो जाना शुरू हो जाती है ना, ये अंदर से वो हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, डैमेज हो गई है, तो यहाँ पे ज़ख़म बन जाता है, वुंड, ठीक है। तो इसको अल्सर कहते हैं, यही अल्सर है। अल्सर क्या है? जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, ठीक है, उस वॉल के अंदर जब ज़ख़म हो जाए ना, ठीक है, उस वॉल के अंदर जो हमारी एपिथेलियम थी, अगर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताना चाहूँ तो ये, क्योंकि सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा की लेयर होती है, और म्यूकोसा की लेयर एपिथेलियल सेल पर मुश्तमिल होती है, सारे एपिथेलियल सेल ही है ना, ठीक। तो इन एपिथेलियल सेल अगर यहाँ से ख़त्म हो गए हैं, कोई भी वजह हुई जिसकी वजह से आप ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे थे, कोई इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से यहाँ के एपिथेलियल सेल मान लो ख़त्म हो गई इतनी इतनी जगह के, तो ये इसका मतलब है एक ज़ख़म बन गया, ये अल्सर बन गया, ठीक है। तो ये अल्सर होता है। तो बुक में क्या लिखा हुआ है, पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं? सोर्स हैं, ये ज़ख़म है, कहाँ पे? इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल के अंदर, ठीक। अल्सर कब डिवेल्प होता है? अच्छा, वो कहते हैं दो तरह के अल्सर हैं। अगर तो अल्सर स्टमक के अंदर डेवलप हो रहा है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, स्टमक की वॉल के अंदर अगर बन रहा है, स्टमक की वॉल के अंदर अल्सर है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। गैस्ट्रिक का लफ्ज़ स्टमक के लिए याद है ना आपको, गैस्ट्रिक जूस, वो जूस जो स्टमक में होता है, गैस्ट्रिक इंजाइम, वो इंजाइम जो स्टमक के अंदर होते हैं। अच्छा, अल्सर वो कहते हैं अलबत्ता ड्यूडेनम के अंदर भी डेवलप हो सकता है, याद है ना आपको, स्टमक के बाद जो पहली इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट था उसको ड्यूडेनम कहते थे। तो वो कहते हैं अलबत्ता ये ज़ख़म आपको ड्यूडेनम के अंदर भी मिल सकता है, तो अगर ड्यूडेनम के अंदर अल्सर होगा तो उसको ड्यूडेनल अल्सर कहेंगे। इसी तरीके से ये जो इसोफेगस है, फूड पाइप है, इसके अंदर भी अल्सर बन सकता है, इसकी वॉल के अंदर भी ज़ख़म बन सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे इसोफेजियल अल्सर है, इसोफेगस के अंदर बना हुआ है, मुश्किल ही नहीं है। साइन और सिम्टम क्या होंगे, कैसे पता लगेगा पेशेंट को मैदे में या ड्यूडेनम के अंदर या इसोफेगस के अंदर ज़ख़म बन गए हैं? नंबर 1, एक तो बर्निंग स्टमक पेन, पेशेंट को मैदे में शदीद किस्म की बर्निंग पेन होगी, जैसे कोई चीज़ जल रही है। रश ऑफ सलाइवा आफ्टर रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, रिगर्जिटेशन क्या होता है? बैक फ्लो ऑफ फूड। मतलब नॉर्मली जो होता है ना, वो खाना इधर से ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन अगर खाना नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाए ना तो उसको रिगर्जिटेशन कहते हैं, ठीक है। अगर मैं दूसरा कलर इस्तेमाल करूँ इससे नज़र नहीं आता। अच्छा, खाना नॉर्मली ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, लेकिन अगर खाना नीचे से ऊपर आना शुरू हो जाए ना तो इसको कहते हैं रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन क्या है? बैक फ्लो ऑफ फूड, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि बैक फ्लो फूड जब होता है ना तो उससे शदीद रश ऑफ सलाइवा का मतलब है बहुत ज़्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता है, आपकी थूक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब इसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रही स्टूडेंट्स को, तो इसको मैं आपको इस लाइन को क्लियर करती हूँ। वो ये कहता है कि जी स्टूडेंट, ये आपका स्टमक है, ठीक है। जब स्टमक के अंदर कोई ज़ख़म वगैरह होता है ना तो स्टमक शदीद किस्म इरिटेट होता है,
ठीक है। जब स्टमक की इरिटेशन होती है ना तो अंदर स्टमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। वो जो गैस्ट्रिक जूस था, गैस्ट्रिक जूस में एसिड था ना, तब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो ये एसिड कुछ जो है ना ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देता है। वैसे तो यहाँ पे कार्डिक स्फिंक्टर होता है, लेकिन कार्डिक स्फिंक्टर भी खुलना शुरू हो जाता है और ये एसिड यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब जब एसिड ऊपर जाता है ना तो एसिड ऊपर जा रहा है, खाना भी ऊपर जा रहा है, इसको कहते हैं रीगर्जिटेशन ऑफ फूड हो रही है, खाना ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया है। अब जब एसिड, खाना भी ऊपर की तरफ जा रहा है, एसिड भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एसिड आपका फूड पाइप में मौजूद है। अब एसिड को नॉर्मली यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एसिड मौजूद है। तो ऊपर से जो मेरे मुंह के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड है ना, स्लाइवरी ग्लैंड के स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। ये स्लाइवा जो होता है ना ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर सकता है। तो मुंह के अंदर जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं वो कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइवा प्रोड्यूस करें, ताकि वो स्लाइवा जाए और जाके जो नीचे इधर एसिड आया हुआ है फूड पाइप के अंदर उसको जल्दी से न्यूट्रलाइज करें। क्योंकि यहाँ पे एसिड बहुत खतरनाक चीज़ है, एसिड को सिर्फ स्टमक में होना चाहिए, यहाँ पे एसिड हुआ तो ये तो इसकी दीवारों को जला देगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि जब रीगर्जिटेशन ऑफ फूड होती है, खाना बैक फ्लो करके पीछे की तरफ जाता है, तो उसके नतीजे में स्लाइवा बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। रश ऑफ स्लाइवा भर भर के प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, और क्या साइन और सिम्टम होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा पेशेंट को मैदे में जख्म हुए में है। उसको भूख नहीं लगेगी, जब भूख नहीं लगेगी तो कुछ खाए पिएगा नहीं, तो वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या होता है, ब्लड वोमिटिंग, आपको जो पेशेंट को वोमिटिंग आती है सीवियर केसेस में, ये सीवियर केस में होता है कि वोमिटिंग के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वजह क्या है, मैदे में ज़ख्म क्यों होते हैं? नंबर 1 इन्फेक्शन। एक बैक्टीरिया होता है एच पाइलोराई बैक्टीरिया, जिसका पूरा नाम क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को पाइलोराई इसलिए कहते हैं, स्टमक के पाइलोरस के अंदर रहता है, ठीक है। पढ़ा ना आपने, स्टमक का पाइलोरस होता है, याद करें, ये स्टमक का पाइलोरस पार्ट था। तो बैक्टीरिया को यहाँ पे रहना बहुत पसंद होता है, इसलिए इसको पाइलोराई बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि हेलिकल शेप होती है इसकी ऐसे करके, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया की वजह से अगर इन्फेक्शन हो जाए ना तो तब आपके मैदे में ज़ख्म हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप ज़्यादा देर तक एनसेड का इस्तेमाल कर रहे हो, एनसेड क्या है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं, पेन किलर, ठीक है। ये जो ब्रूफन है ये आपकी एनसेड है, पेन किलर है। जो भी आपकी पेन किलर है ना वो एनसेड्स होती हैं। तो मान लो कोई पेशेंट है, उसको जोड़ों में दर्द रहता है, ये जो बूढ़े एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, ज़्यादा उम्र के होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, इनको जोड़ों में बड़े दर्द रहते हैं, तो जॉइंट्स में पेन रहती है, वो लोग गोली खा रहे हैं ना, फिर उनको आराम आ जाता है। तो जब वो ज़्यादा रोज़ाना ही गोली खाई जा रहे हैं, ज़्यादा एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा देर तक, काफ़ी लंबे अरसे तक एनसेड का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पेन किलर का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो ये दवाइयाँ जो होती हैं एक्चुअली जाके मैदे के अंदर ज़ख्म करवाती हैं। मैदे के अंदर ज़ख्म करवाने का क्या मतलब है, ये जाएंगी जाके, मैंने आपको बताया स्टमक है आपका, ठीक है। स्टमक की अंदर वाली लेयर जो म्यूकोसा लेयर होती है ना उसको ख़त्म करना शुरू कर देती हैं, उसको यहाँ से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़ख्म हो जाते हैं। ये एनसेड दवाइयाँ खाने से ज़्यादा देर तक, मतलब अगर आपको 1-2 दिन दर्द हुई है तो उसकी वो बात नहीं, अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक जो लोग इस्तेमाल करते हैं, सालों सालों तक एनसेड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। या एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, ज़्यादा शराब पीने से भी, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन से भी क्या होता है, मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं। स्मोकिंग करने से, स्ट्रेस लेने से, ठीक है, ज़्यादा, वो कहते हैं स्ट्रेस लेने से क्या होता है, डायरेक्ट कॉज नहीं है, ये डायरेक्ट वजह नहीं है मैदे में ज़ख्म बनने की, लेकिन इससे क्या होता है, जो पहले मैदे में ज़ख्म बने होते हैं वो ज़्यादा वर्ड्स हो जाते हैं, वो उनकी वो जो हालत होती है वो ज़्यादा बिगड़ जाती है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें, ये वजूहात होती हैं मैदे में ज़ख्म बनने की। जी स्टूडेंट्स, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या, अगर मैदे में ज़ख्म बन गए हैं, अल्सर फॉर्मेशन हो गई है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? इसका ट्रीटमेंट यही है कि अगर तो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से मैदे में ज़ख्म बने हुए हैं, एच पाइलोराई बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो बैक्टीरिया को ख़त्म करें। और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं? एंटीबायोटिक्स। मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक्ट करती हैं, ठीक है। तो आप एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को टू क्लियर एच पाइलोराई इन्फेक्शन, ताकि वो जो एच पाइलोराई इन्फेक्शन है उसको ख़त्म किया जाए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, वो जो मैंने आपको जब भी बैक्टीरिया आता है ना, एच पाइलोराई बैक्टीरिया, इसकी वजह से जब मैदे में इन्फेक्शन होता है तो इसने, मैंने आपको बताया, एच पाइलोराई बैक्टीरिया ने आने स्टमक के जो पाइलोरस पार्ट है ना यहाँ पे आके रहना है, यहाँ पे आके रहता है और इसने स्टमक के अंदर ना एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देनी है। स्टमक में वो जो एसिड है ना, तेज़ाब, HCl एसिड, वो भर भर के प्रोड्यूस होता है। आज जब वो भर भर के प्रोड्यूस होगा तो ये तो बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि एसिड प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हुई तो स्टमक की जो वॉल है वो डैमेज हो सकती है ना, ठीक है। तो इसलिए आप वो जो एसिड ज़्यादा बन रहा है उस एसिड को कम करें। उस एसिड को कम करने के लिए क्या करेंगे, उस एसिड को कम करने के लिए आप एंटासिड्स दें, वो दवाइयाँ दें जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करती हैं। एंट मीन्स अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट एसिड, वो दवाइयाँ जो अगेंस्ट एसिड काम करती हैं, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, वो दवाइयाँ दें। दूसरा PPI
प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ये दवाइयाँ होती हैं जिन्होंने क्या करना है, एसिड प्रोडक्शन जाके स्टॉप करनी होती है, एसिड प्रोडक्शन कम करनी होती है। तो क्या कर रहा था ये, क्या क्या हमने ट्रीटमेंट करना है। पहली बात, अगर तो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, उस इन्फेक्शन की वजह से अल्सर बन रहे हैं, तो बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए आप एंटीबायोटिक्स दें। दूसरी बात, ये बैक्टीरिया क्या करता है, जाके स्टमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर देता है, तो उस एसिड को कम करने के लिए आप एंटासिड दें और पीपीआई दें, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ये दवाइयाँ जाके एसिड को कम करेंगी, वो जो तेज़ाब ज़्यादा बन रहा है। ठीक हो गया, तो ये ट्रीटमेंट होगी। प्रिवेंशन क्या है, मैं चाहती हूँ मेरे मैदे में ज़ख्म ना बने, अभी बने नहीं है, मैं चाहती हूँ ना बने, मुस्तकबिल में भी ना बने, तो मैं क्या करूँ, मैं ना ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल ना करूँ, अवॉइड करें, बचें एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर मतलब जो NSAIDs हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा ना करें, मतलब जब कभी दर्द हो तो खा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, अवॉइडिंग स्पाइसी फूड ना खाएं, क्योंकि स्पाइसी फूड खाएंगे मैदे में एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जो एसिड जाके मैदे में ज़ख्म करवाएगा। बैलेंस डाइट खाएं, ठीक है, एक अच्छी मतवाज़न ग़िज़ा खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फ़ैट भी हो, ताकि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त मज़बूत रहे। ठीक है, सब कुछ। तो इस तरीके से हमने ये सारा चैप्टर मैंने आपको वर्ड टू वर्ड डिटेल में पढ़ाया। उम्मीद है कि आपको चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी। इस तरह पूरा चैप्टर कंप्लीट करने से हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक MCQ अब आपका प्रिपेयर हो गया है बोर्ड के पेपर में से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।